जय श्री राम, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे। एम वशिष्ठ मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। फेसबुक का लिंक भी मेरे नीचे दिया गया है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिए। सजेशन और सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया और यूएस की जो 2+2 की मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग मंगलवार को भी कंटिन्यू थी और वो मीटिंग अभी हुई थी। इसमें बेसिकली बेका टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई थी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो कल वीडियो बनाई थी। आई बटन पे आप दबाएंगे तो आई बटन पे आपको पुरानी वीडियो मिल जाएगी। इसमें यूएस ने साफ साफ कहा है कि भारत की संप्रभुता और स्वायत्तता और राष्ट्रीयता पर अगर कोई खतरा आया तो यूएस जो है भारत के साथ खड़ा रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि चीन का जो भी एरिया वो प्रशांत महासागर में बढ़ रहा है, जो भी है इसमें बड़े देशों को साथ आना चाहिए। चीन ने भी, जो माइक पॉम्पियो हैं अमेरिका के जो विदेश रक्षा मंत्री हैं, उनका जो बयान आया था उसके बाद चीन ने भी कहा है कि अमेरिका का जो है क्षेत्रीय देशों के बीच में विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। चाइना और जो उसके क्षेत्रीय वैसे लोकल कंट्रीज हैं उनके बीच में नहीं करना चाहिए। और भारत और जो अमेरिका की तीसरे देश की 2+2 की जो मीटिंग थी वो हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में हुई थी। इसमें जो है पूर्वी लद्दाख गलवान डिस्प्यूट में जो हमारे 20 सैनिक मारे गए थे उसके बारे में, इसके अलावा प्रशांत महासागर में जो चीन की बढ़ती हुई दादागिरी है उसके बारे में जो है मुद्दा जो बात हुई थी। इसके अलावा जो मार्क एस्पर और माइक पॉम्पियो है, उन्होंने जो हमारे गलवान वैली में 20 सैनिक शहीद हुए थे उनको जो श्रद्धांजलि दी थी और उनकी शहादत को नमन किया था। इसके अलावा दोस्तों जो उनके रक्षा मंत्री मार्क एस्पर, उन्होंने ये भी कहा है कि चीन से दुनिया को खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। पहले जो चाइना ने कोरोना वायरस से जिससे आज पूरा विश्व परेशान है, दूसरा जो चीन की बढ़ती हुई दादागिरी है उसके मामले में भी अमेरिका ने हमेशा भारत और ताइवान का स्टैंड लिया है और हमेशा ही भारत और ताइवान के साथ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अपने आप को अकेला ना समझे। जहाँ भी चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम आएगी, जो यूएस जो है भारत के साथ खड़ा रहेगा। इसके अलावा जो माइक पॉम्पियो उन्होंने टाइम्स नाउ को दिए हुए इंटरव्यू में कहा है कि इस कोरोना काल में और संकट में जो है भारत और जो यूएस साथ है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो या फिर किसी भी तरह का सैटेलाइट एक्सेस हो, हर तरह से जो है अमेरिका भारत से जो है भारत की हेल्प करेगा और आने वाले टाइम में भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और भारत को साझेदार के तौर पर देखता है, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो रक्षा समझौते हो। हर बात में अमेरिका जो है भारत को एक अपने साझेदार के रूप में देख रहे हैं। हम दोनों को मिलकर जो है चाइना का मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों जो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, उनका बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में जो है अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहे हैं, 9 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो उस मामले में भी कहीं ना कहीं जो भारतवंशी हैं, जिनके अमेरिका में तादाद अच्छी खासी 40-42 लाख, वहाँ पे 40 से भी ज़्यादा वहाँ पे भारतवंशी है जो एक राष्ट्रीय इलेक्शन में इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है कि इस दौरान उनके विदेश मंत्री और उनके जो रक्षा मंत्री हैं उनकी मीटिंग जो है भारत में हुई है और 2+2 की जो तीसरी मीटिंग है वो अब हुई है। तो दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। भारत सरकार के जो अधीन गृह मंत्रालय है, जिनके अमित शाह हमारे एचएमओ हैं, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन और इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक भटकल बंधुओं समेत 18 आतंकवादियों के ऊपर जो है आतंकवाद निरोधी कानून यूएपी लगा दिया है। उसमें संशोधन किया था और उनको यूएपी के तहत आतंकवादी घोषित किया था। इनमें डिफरेंस ये है कि पहले यूएपी के तहत जो भी होता था उसमें आतंकवादी संगठन को जो है बैन किया जाता था। इनका मतलब ये होता है कि भारत में अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसका रिलेशन किसी आतंकवादी से मिलता है तो उस पर उस तरह से कार्रवाई की जाती है। अब इन आतंकवादियों को यूएपी में भारत सरकार ने 2019 में अगस्त 2019 में संशोधन किया था और 18 आतंकवादियों को जो है वो बैन कर दिया है। अब किसी भी आतंकवादी का अगर वो भारत में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है या इस तरह के संबंध मिलता है तो उस तरह को उसके ऊपर यूएपीए की जो धाराएं हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसी में उसके ऊपर केस चलेगा। इसके अलावा जो गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और आतंकवाद को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के लिए हमने यूएपी में जो है बदलाव किए हैं और अपनी प्रतिबद्धता जो उनकी पॉलिसी थी उसको दोहराते हुए उन्होंने यूएपी में जो है प्रावधान में 18 लोगों को आतंकी घोषित किया है।
इसके इसके पहले जो यूएपी में थे, जो यूपी की सरकार में, और जो मोदी गवर्नमेंट, पहली मोदी गवर्नमेंट थी, उसमें सिर्फ संगठनों पर कार्रवाई की जाती थी, लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती थी। तो अभी उसी में संशोधन करके इन आतंकी को भी जो है यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा या इस गतिविधियों को बढ़ावा देगा तो उनको भी इस दायरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह और इस तरह के मामले दर्ज किए जाएंगे जो जमानतें नहीं होंगे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत देश में हर चीज़ एक्सेप्टेबल है, पर राष्ट्रद्रोह एक ऐसा द्रोह है जो आप ठीक है, एक क्रिमिनल वाली बात है, वो चलता है सब, बट एक राष्ट्रद्रोह, अपने देश से गद्दारी करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप देश के नहीं हो तो आप अपने घर परिवार के भी नहीं हो सकते। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, अगर आप राष्ट्र विरोधी या आतंकी गतिविधियों में हैं तो ऐसे आदमी को तो सजा नहीं होनी चाहिए, बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। जो अपने देश से प्यार नहीं करता अपने घर वालों से क्या करेगा, खैर एक अलग बात है दोस्तों। इसके अलावा जो गृह मंत्रालय ने एक और अध्यादेश पारित किया, उन्होंने ये कहा है कि अब देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिमाचल से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे अपने ईस्टर्न साइड पूर्वी साइड से हो, नागालैंड, मणिपुर, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, किसी भी हिस्से से हो, वो बंदा अब लद्दाख, जम्मू कश्मीर ज़मीन खरीद सकता है। इसके अलावा जो खेती की जो ज़मीन है उस पर रोक रहेगी, पर उन्होंने ये भी कहा है कि दुकान, मकान वो सब वहाँ पे खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, इंडस्ट्री वहाँ पर लगा सकते हैं। इस बारे में जो अधिसूचना है वो गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है। इसके अलावा जो गृह मंत्रालय ने जो है अपना पुनर्गठन जो अधिनियम है वो अभी पुनर्गठन लॉ अभी पूरा 1 साल हुआ है। जो धारा 370 जो हटाई थी अगस्त में, उसके सही 1 साल बाद, या आप ही कहिए 1 साल बाद इसको पुनर्गठन किया है, इसमें इसके लॉ में चेंज किया है। इसके तहत देश का कोई भी रहने वाला नागरिक लद्दाख या जम्मू कश्मीर जो है फैक्ट्री, मकान या दुकान खरीद सकता है, बट वो उसमें उसको किसी भी तरह के डोमिसाइल या लोकल आईडी की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर भारत का स्थायी निवासी है तो वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है। बट खेती की जो ज़मीन है उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है, क्या उसको खरीद सकते हैं या उस बारे में क्या सरकार की जो गज़ट नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी उनकी नोटिफिकेशन आने के बाद की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो है सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद जो है इसमें बदलाव किए हैं, और इसमें यह है कि नया जो आदेश है ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी या जो भी सरकार आई, उन्होंने कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया कि धारा 370 हटाई हो। इसमें यह था कि जो कश्मीर का नागरिक है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ज़मीन ले सकता है, पर पूरे हिंदुस्तान का आदमी कश्मीर में जो है कोई ज़मीन नहीं ले सकता, ना कोई वहाँ इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, ना वहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है। तो इसलिए कश्मीर इतना पीछे था। बट आने वाले 5 साल में कश्मीर की डेवलपमेंट देखना, जब वहाँ टीसीएस जाएंगे, वहाँ इन्फोसिस जाएंगे, वहाँ टाटा के प्लांट लगेंगे, वहाँ रिलायंस स्टोर जाएंगे, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो वहाँ यूथ है, जब उनको रोज़गार मिलेगा तो वो क्यों बंदूक उठाएंगे, वो क्यों आतंकवादी बनेंगे, वो क्यों पत्थर मारेंगे। जब वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ पे आर्मी में उनकी पोस्टिंग होगी, उन लोगों को अच्छा रोज़गार मिलेगा, सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी, इंडस्ट्री लगेगी, तो रोज़गार अपने आप आएगा। ना फिर वो पत्थर हटाएंगे और ना फिर वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होंगे और ना वो कभी इस तरफ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कदम सरकार का, सैल्यूट करते मोदी गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए। और ये बहुत लंबा प्लान है दोस्तों, आने वाले 5 साल में आप बदलाव जो है खुद ही वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर ये है, जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि जो यूएस की 3 कंपनियाँ थी जिन्होंने ताइवान को जो है सैनिक साजो सामान दिया था, आर्टिलरी और तोप दिया था, उसको चाइना ने बैन कर दिया था। यूएस ने कहा है कि हमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ ही घंटों बाद उन्होंने जो बैन किया था, यूएस ने 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल, जो बहुत खतरनाक मिसाइल मानी जाती है अमेरिका की, वो ताइवान को देने का निर्णय किया है। और जो यूएस जो कैबिनेट थी, जिसको सेनेट बोलते हैं, उन्होंने इस चीज़ को मंजूरी दे दी है। और इसके पीछे जो बोइंग, जो चाइना ने बैन किया है, वही मेन कंपनी है, वही इस चीज़ को सप्लाई करेगी। इसके अलावा दोस्तों जो है यूएस ने कहा कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे चाइना 2 कंपनियों को बैन कर दे, पूरी कंपनियों को भी बैन कर दे। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका ने साफ कह दिया है कि ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर है, जैसा कि वो भारत के लिए है। इसके अलावा हिंद महासागर में जो चीन की दादागिरी है और वहाँ की स्थिरता के लिए ये हार्पून मिसाइल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और ये जो मिसाइल है ये हवा, ज़मीन, पानी तीनों तरह से मार कर सकती हैं। तो इस तरह के जो रक्षा सौदे हो रहे हैं चाइना की, ताइवान और इंडिया के साथ जो रशिया काम कर रहा है, इसमें
यूएस का भी फ़ायदा कि उनके रक्षा जो दे रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, और भारत और ताइवान के लिए सबसे अच्छी बात ये कि उनको जो है नई तरह के इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, नई तरह के हथियार मिल रहे हैं। तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है ऐसे हथियार रखना। जैसा कि आपको पता है कि चाइना की दादागिरी जो है वो ताइवान और इंडिया दोनों परेशान हैं, तो दोनों को मिलकर अब इस चीज़ का सामना करना चाहिए। मैं तो वही बात दोबारा दोहराता हूँ कि भारत को ताइवान को एक इंडिपेंडेंट के देश में मान लेना चाहिए, उनको जो है बिल्कुल उनको अलाउ कर देना चाहिए, और एक ताइवान की एम्बेसी जो है नई दिल्ली में खोलनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा वो होगा, हैशटैग इंडिया ताइवान फ्रेंडशिप। इस चीज़ को आज मैं ट्रेंड कराऊंगा और आप लोग भी इस चीज़ को ट्रेंड करेगा, हैशटैग इंडिया ताइवान फ्रेंडशिप, हैशटैग ताइवान इज़ नॉट अ चाइना। तो हमें ताइवान का साथ देना चाहिए, और ताइवान जो है वो इंडिया को भी फुल सपोर्ट कर रहा है। पुरानी वीडियो आप देखेंगे, जो ताइवान की मेन कंपनी है वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी ही उत्सुक है और वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। दोस्तों जो भी इस बारे में फर्दर अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। जो भी आपके सजेशन सुझाव है नीचे दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, आई बटन में पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी वो करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।